चलिए, हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर में। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। कल की आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कल आपको वीडियोज़ नहीं मिल पाया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश है कि पर डे आपको वीडियो मिल जाए और ये वीडियो 9:30 PM तक मिल जाए तो और भी बेहतर है। ठीक है, कोशिश ये है। और बाकी ये है आपके लिए एक ही सजेशन है कि आप डेली का वर्कआउट डेली करते जाइए, क्योंकि ये वीडियोज बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो कोशिश करिए कि जैसे अपलोड होते हैं वैसे आप वॉच कर लें, नहीं अदरवाइज यू विल रिपेंट। ठीक है, ऑन कह सकते हैं ऑन अ लॉन्ग रन, है ना। तो अल्टीमेटली फिर आपको रिपेंट करना पड़े। और चूँकि चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से समराइज करके जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ नॉर्मली लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आप उस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। तो आइए फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और इनको आप समराइज करिए। आप डे बाय डे करते जाएंगे तो कुछ समय बाद ये पाएंगे कि प्रपोजिशन आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है बाकी सभी चैप्टर्स की तुलना में। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के मामले में ज़्यादातर कंप्लेन यही होती है, सर ये टॉपिक हमसे नहीं बनता है। ठीक है, तो उसकी समस्या को पूरी तरीके से रूट आउट करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं कि उसके बाद आप ये कहना भूल जाएंगे कि नहीं सर प्रपोजिशन में प्रॉब्लम है। वी शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स। ठीक है, वी शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स। हमें अपने से बड़ों की जो एडवाइस है वो सुननी चाहिए। अगेन आज आपके साथ फिर से मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये 30 क्वेश्चन खुद से कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा बनाने की। अब यहाँ से जो लेवल है वो क्वेश्चन का अप हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन थे बहुत आसान थे, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। एक पॉइंट है उसके बारे में ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड आता है साथी, लिसन। ठीक है, लिसन के बाद ये कहानी पूरी समझ लीजिएगा। लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है, तो आप प्रीपोजिशन टू लगाइए। लेकिन अगर लिसन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, दो देयर इज नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, तो यहाँ पर फिर टू भी गलत होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कह रहा है वी शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ ऑल वेल विशर्स। हमें क्या सुनना चाहिए? ये जो आप लिख रहे हो ना, द एडवाइस ऑफ ऑल वेल विशर्स, ये क्या, ये डियर आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना। हमें सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स। हमसे बड़े जो हैं वेल विशर्स जो है उनकी एडवाइस हमें सुननी चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो फिर आपको टू नहीं लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये लिखा है, डियर प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, लिसन व्हाट योर टीचर सेज, व्हाट योर टीचर सेज, व्हाट योर टीचर सेज, व्हाट योर टीचर सेज। ठीक है, तुम्हारे अध्यापक क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो उसके पीछे सिंपल सी बात समझिएगा। प्लीज लिसन, लिसन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है व्हाट योर टीचर सेज, है ना। तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं वो तुम ध्यान से सुनो। तो ये जो योर टीचर सेज लिख रहा है ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका। और ऑब्जेक्ट कैसे है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कैसे साथी? अगर आप किसी देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है दरअसल ये 3 तरीके का होता है। ठीक है, थ्री बेसिक काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक ये होता है नॉर्मली एक वर्ड होता है, साथ ही ये क्या होता है, ये आपका एक फ्रेज होता है, और एक आपका ये क्या होता है, क्लॉज होता है। तो ये 3 तरीके का आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जो वर्ड वाला है वो तो समझ लेते हो आप, जो फ्रेज वाला, जो क्लॉज वाला है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जैसे पिछले वाले में कहे हैं तो ये जो लिख रहा था ना द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट या फ्रेज के रूप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? व्हाट योर टीचर सेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है बंधु, ये आपका ऑब्जेक्ट है व्हाट योर टीचर सेज। अब ये पूरी क्लॉज है, एक क्लॉज, यहाँ पर क्लॉज के रूप में ऑब्जेक्ट है। तो यू हैव टू मेमोराइज, है ना, आपको याद रखनी है बात कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो 3 तरीके का हो सकता है। सर वर्ड हो सकता है, सर फ्रेज हो सकता है, सर क्लॉज हो सकता है। ये तीनों चीज़ें ऑब्जेक्ट के तरीके काम करती हैं। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही क्लोजली रिजेंबल्स विथ हिज फादर इन फेशियल फीचर्स। कह रहा फेशियल फीचर्स की बात करें तो वो बिल्कुल अपने पिता के समान दिखाई पड़ता है। अब ये एक वर्ड आता है डियर, रिजेंबल। कौन सा वर्ड आता है? रिजेंबल आता है।
रिजेंबल का मतलब क्या होता है? किसी के समान दिखाई पड़ना। रिजेंबल का मीनिंग होता है डियर किसी के समान दिखाई पड़ना, है ना। तो रिजेंबल का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर विथ होता है, लुक लाइक होता है। ये देखिएगा, इसको अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं सिमिलर विथ लुक लाइक, लुक लाइक। तो यही कारण है, देखो सिमिलर टू भी कह सकते हो, है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही है कि सिमिलर के साथ आप विथ लगाइए, लुक के साथ लाइक लगाइए, लेकिन ये वाले वर्ड जो हैं, ये वाले प्रपोजिशन जो हैं, ये इसके साथ नहीं रख पाओगे। किसके साथ? रिजेंबल के साथ। तो अगर आप कहीं पर ऐसे लिखते हो, क्या लिखते हो? रिजेंबल विथ, तो ये आपका क्या है? रिजेंबल टू, रिजेंबल लाइक, ये आप लिखते हो, टू है, लाइक है, ये वर्ड लगा करके देते हो, तो ये कैसा है? ये साथी आपका इनकरेक्ट है, फ्रीज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ही क्लोजली रिजेंबल्स, विथ नहीं आएगा, ही क्लोजली रिजेंबल्स हिज फादर इन फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स में वो अपने बिल्कुल पिता के समान दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल अपने पिता की तरह हूबहू दिख रहा है ना। तो रिजेंबल है, वर्ड रिजेंबल है, ध्यान रखिएगा। और इसी से मिलते जुलते कई सारे एक्सप्रेशंस आते हैं, तो जहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बता दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा आता है आपका, वो है आपका साथी कंप्राइज। कंप्राइज इज इक्वल टू क्या होता है? इसका ये होता है आपका कंसिस्ट ऑफ, क्लियर। तो कंप्राइज वर्ड लगाएं तो ऑफ नहीं लगेगा, लेकिन कंसिस्ट लगाएंगे तो ऑफ लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कंसिस्ट के साथ तो ऑफ होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं, ये बात स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। तो होपफुली ये सारी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जा रही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वाइल टेकिंग एग्जामिनेशन ऑलवेज राइट विथ डार्क इंक। जब भी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो हमेशा डार्क इंक से लिखना चाहिए आपको, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर साथी एक बात आपको ध्यान देनी है। वो बात क्या ध्यान देनी है कि राइट के साथ आप कौन से प्रपोजिशन लगाते हो, वो मैं सिखाता हूँ आपको। और देखो, आप पहले प्रपोजिशन पढ़ रखे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रखे हो तो भी ठीक है। ये सेशन आपको दोनों तरीके के लोगों को हेल्प करेगा, जिनने ऑलरेडी पढ़ रखा है या जिनने नहीं पढ़ रखा है, दोनों को इक्वली हेल्प करने वाला है। रीज़न इज़ दैट क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं प्रॉपरली दे रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर समझिएगा, देखो एक आता है कि अगर आप कहीं पर कोई काम सॉलिड के द्वारा करते हो, है ना, और कहीं पर कोई काम लिक्विड के द्वारा करते हो डियर, तो सॉलिड के द्वारा तो आप विथ लगाइए, लिक्विड के द्वारा तो आप लगाइए वहाँ पर इन लगाइए, है ना। जैसे मान लो कोई पर्सन है वो पेन से लिख रहा है ना, तो पेन कैसा हो गया डियर? सॉलिड हो गया, ठीक है। तो ही इज़ राइटिंग विथ अ पेन। लेकिन अगर कहा जाए इंक से लिख रहा है तो फिर क्या करोगे? ही इज़ राइटिंग इन इंक, है ना। तो ये दो अलग अलग बातें, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है वाइल टेकिंग एग्जामिनेशंस ऑलवेज राइट विथ डार्क इंक नहीं होगा, इन डार्क इंक होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इंक की बात कर रहे हैं, इंक क्या है? लिक्विड है, लिक्विड वाले में हम क्या लगाते हैं? इनके साथ जाते हैं, विथ के साथ नहीं जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विथ और इन का मतलब साथ और में नहीं है, यहाँ पर विथ और इन का मतलब है विद दी हेल्प ऑफ, द्वारा जैसे बोलते हो आप। जैसे बाय का यूज करते हो द्वारा के लिए, वैसे इन और विथ का यूज भी द्वारा के लिए करते हैं, है ना। जैसे कहा जाए उसने एक गन से एक लायन को मार दिया, तो आप क्या कहोगे? ही किल्ड अ लायन विथ अ गन, ये आप कहोगे। आइए साथी आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रॉमिस्ड टू कंपनसेट द डैमेज टू माई हाउस। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? देखिए कह रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने क्या किया? हैज प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू कंपनसेट करने का, द डैमेज टू माई हाउस, तो जो मेरे हाउस का डैमेज है उसके लिए कंपेंसेट करने के लिए क्या किया? प्रॉमिस किया था। तो कंपेंसेट फॉर द डैमेज आप, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कंपेंसेट फॉर द डैमेज आप। और देखो आपके प्रैक्टिस लेवल पर होनी चाहिए, खासतौर से प्रपोजिशन वगैरह की बात करूँ तो मैं, कि आपको सेंटेंस देखते ही आंसर क्लिक करने लग जाए, वो एक अच्छा लेवल होता है प्रैक्टिस का। और नहीं फिर बाद में जा करके आप यही कहोगे कि सर पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे। जब मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हम पूरी तरीके से बिल्कुल ढेर हो जा रहे हैं ना। तो वो ध्यान रखना है आपको। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त हो कि वहाँ पहुँचने पर आप बिल्कुल भी फंसे ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट, साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट अगेन। ये एक सुपरफ्लुअस का एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वाला एक टॉपिक आता है जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है यू मस्ट रिवाइज, तुम्हें क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए।
यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट अगेन, तुम्हें अपनी आंसर शीट को फिर से रिवाइज करना चाहिए। अब ये रिवाइज एक वर्ड है, REVISE, REVISE, रिवाइज, है ना। और ये बात ध्यान रखना है कि RE जिसके साथ लग जाएगा वो मीनिंग किसका देगा, बैक का मीनिंग देगा या अगेन का मीनिंग देगा। ये बात यू हैव टू मेमोराइज इट कि RE जिस वर्ड के साथ, किसी मूल शब्द के साथ अगर RE लगा दे रहे हो तो उसके दो मीनिंग है, या तो साथ ही उसका बैक है या तो फिर अगेन है। तो जब आपने रिवाइज लिख रखा है तो फिर अगेन यहाँ पर कैसा हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट अगेन, अगेन ड्रॉप कर दीजिए, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में चलते हैं। ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक लास्ट ईयर। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं इसमें बच्चे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक लास्ट ईयर। सफ़र एक वर्ड है, ठीक है, और सफ़र के साथ कई बार हम लोग याद कर लेते हैं कि सफ़र के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करें, है ना। तो एक बात आपको समझनी है, क्या समझनी है कि जब आप सफ़र वर्ड लिख रहे होंगे तो सफ़र के साथ दो केसेस बनते हैं डियर। एक आता है सफ़र फ्रॉम, सफ़र फ्रॉम, और एक आता है सफ़र के साथ नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन। ये क्या भला है कि सफ़र के साथ नो प्रपोजिशन भी लग रहा है और सफ़र के साथ फ्रॉम भी लग रहा है, दोनों बातें आपको समझनी है। तो सफ़र अगर अगर सफ़र वर्ड के बाद आप डिजीज की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं साथी, है ना, बीमारी की बात करें तो फिर फ्रॉम के साथ जाइए। लेकिन अगर सफ़र के साथ डिजीज का नेम नहीं दिया है ना, सफ़र का मतलब बियर करना है, लॉस, बियर लॉस, है ना, तो फिर उस केस में नो प्रपोजिशन आता है। यूँ समझ लीजिए कि सफ़र वर्ड के बाद डिजीज नहीं दिया है तो बस आप फ्रॉम के साथ ना जाएं, ठीक है। आपने एक एप्लीकेशन याद कर रखी है, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, और वहाँ पर भी देखिए आप डिजीज की बात कर रहे हैं इसलिए फ्रॉम लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक लास्ट ईयर। हार्ट अटैक बच्चा कोई डिजीज नहीं है, पीछे भी मैंने बताया था आपको। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही सफर्ड हार्ट अटैक लास्ट ईयर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ट अटैक डिजीज नहीं है, कार्डियक इफेक्ट डिजीज नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीचर को ये बात बड़ा कन्फ्लिक्ट करती है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एवरीबडी कंप्लेन्स अगेंस्ट केयरलेस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस। हर एक व्यक्ति शिकायत कर रहा है, जो पुलिस का दुर्व्यवहार है ना, क्रूएल नेचर है, उसकी शिकायत हर एक व्यक्ति आज की डेट में कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति विक्टिम होता है इस चीज़ का। तो कह रहा है एवरीबडी कंप्लेन्स अगेंस्ट केयरलेस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट मतलब जो वर्ड है वो कौन है आपका, कंप्लेन है। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, है ना। कंप्लेन के साथ कई सारे हम प्रपोजिशन लगाते हैं, जैसे एक लगाते हैं डियर, ऑफ लगाते हैं, कंप्लेन ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ की शिकायत करना, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। कंप्लेन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए शिकायत कर रहे हो आप, कंप्लेन ऑफ समथिंग। कंप्लेन के साथ हम लगाते हैं बंधु अगेंस्ट, किसी की शिकायत कर रहे हो, कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, किसी व्यक्ति के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हो, है ना। मैंने अपने फ्रेंड की शिकायत कर दी, है ना, तो ये कंप्लेन अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कंप्लेन टू समबडी, किससे शिकायत कर रहे हो, तो वहाँ पर टू आएगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन टू जिससे शिकायत करो। मैंने अपने मित्र की शिकायत टीचर से कर दी, तो टीचर के साथ टू आ जाएगा, फ्रेंड के साथ अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बैड मैनर्स की शिकायत की, बैड बिहेवियर की शिकायत की, तो फिर वहाँ पर ऑफ आ जाएगा। तो आई कंप्लेंड अगेंस्ट माई फ्रेंड टू द टीचर ऑफ बैड बिहेवियर, ये सेंटेंस बनेगा। तो एवरीबडी कंप्लेन्स अगेंस्ट केयरलेस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस, ये समथिंग है, किस चीज़ की शिकायत कर रहे हो, तो अगेंस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा। ऑफ विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सी इज़ वेरी पॉपुलर एमंग हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो अपने साथियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये कहना चाह रहा है। और आपको सेंटेंस बोलने में पढ़ने में बिल्कुल करेक्ट लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि पॉपुलर के साथ एमंग नहीं आता, पॉपुलर के साथ विथ आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी इज़ वेरी पॉपुलर विथ हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द हाईवे रॉबर रॉब्ड ऑल बिलोंगिंग्स, पूरा का पूरा सामान लूट लिया। जो हाईवे रॉबर्स हैं उनने क्या किया, पूरा का पूरा सामान लूट लिया, प्लंडर कर लिया। अब आपने एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि रॉब के साथ सर प्रपोजिशन जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ऑफ। तो द हाईवे रॉबर रॉब्ड ऑफ ऑल देयर बिलोंगिंग्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो रॉब के साथ सिंपल सी बात याद रखनी है कि प्रपोजिशन जो लगाते हैं वो ऑफ लगाते हैं।
तो रॉब्ड देम ऑफ, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए चलते हैं। वी शुड प्लीज रिंग मी अप ऑन नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर नए नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, एक्चुअल में हर एक सेंटेंस में एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर जो सीखने लायक है वो ये है कि अगर आप कहीं पर टाइम लिखते हैं डियर, और टाइम के पहले अगर आप नेक्स्ट लगाते हैं, लास्ट लगाते हैं, दिस लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है, ये वर्ड आप लगा रहे हैं, तो इसके पहले नो प्रपोजिशन आना चाहिए। ये आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा अगर टाइम के पहले नेक्स्ट है, लास्ट है, दिस है, दैट है, ये वगैरह वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं वुड यू प्लीज रिंग मी अप ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं होगा, डायरेक्ट नेक्स्ट मंडे होगा। एक्चुअल में इसके पीछे का एक कहानी एक और है कि जो नेक्स्ट मंडे बनता है, नेक्स्ट फ्राइडे बनता है, ये एक्चुअल में काम करता है एडवर्ब के तरीके। एंड प्रपोजिशन कभी भी एडवर्ब, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं कर पाता, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं कर पाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं डियर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। डोंट क्वेरल ऑन ट्रिफल विथ योर फ्रेंड्स। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर बात करें तो क्वेरल के साथ दो प्रपोजिशन आते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वेरल के साथ एक आता है बंधु विथ, और एक आता है आपका कौन सा, ओवर। विथ और ओवर, विथ किसके लिए आता है, समबडी के लिए आता है, ओवर समथिंग के लिए आता है। तो किसी व्यक्ति से झगड़ा करना क्वेरल विथ आता है, किसी बात को लेकर के झगड़ा करना क्वेरल ओवर आता है। तो क्वेरल विथ और क्वेरल ओवर, है ना। तो क्या कह रहा है, डोंट क्वेरल ट्रिफल। ट्रिफल मतलब होता है जो नेग्लेजिबल पॉइंट है, जो व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें हैं। तो कह रहा है जो व्यर्थ के इशू हैं, बेकार की बातें हैं, उनको लेकर के अपने फ्रेंड से झगड़ा मत करो। अब आगे देखो, इसने विथ लगाया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स दिया है, ट्रिफल दिया है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, ओवर लगाओगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो डोंट क्वेरल ओवर ट्रिफल्स विथ योर फ्रेंड्स। तो अपने मित्रों के साथ छोटी छोटी नेग्लेजिबल पॉइंट की बातों को लेकर के झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। माई हाउस कंप्राइसेस ऑफ, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, क्या है, माई हाउस कंप्राइसेस ऑफ। कंप्राइज इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था डियर, ये पढ़ा था कंप्राइज इज इक्वल टू होता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। तो ये जो ऑफ लगेगा ये कंसिस्ट के साथ तो लगेगा, लेकिन ये कंप्राइज के साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ऑफ को हटाना है। तो माई हाउस, माई हाउस, माई हाउस कंप्राइजेस 5 रूम्स एंड इज स्पेसियस इनफ फॉर 2 फैमिलीज। मेरा जो घर है उसमें 5 कमरे हैं और 2 फैमिलीज के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, डिस्पाइट वाला क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में। डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट इज इक्वल टू होता है इन स्पाइट ऑफ। ये आपका बनता है डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। तो या तो डिस्पाइट लगाओ या तो इन स्पाइट ऑफ लगाओ, दोनों में से एक ही लगेगा। तो ये जो ऑफ है ना, ये डिस्पाइट के साथ नहीं लगा पाओगे। अगर इस ऑफ को आपने हटा करके डिस्पाइट के साथ लगा दिया, ऐसे लगा लिया डिस्पाइट ऑफ, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा डियर। तो यहाँ पर वही चीज़ है, सेम दोनों बातें आपको याद रखनी है कि कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ होता है, ये डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट, देयर इज नो कॉज ऑफ एंजाइटी अबाउट हर हिज हेल्थ, है ना। कह रहा कोई ऐसा कारण नहीं है उसकी हेल्थ को चिंता, हेल्थ के लिए चिंता करने के लिए। तो देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी, चिंता की कोई बात नहीं उसकी हेल्थ को लेकर के। तो ये देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट की बात करते हैं, चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू राइट बाय अ फाउंटेन पेन। अभी ये बात सेशन के स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि सर हम सॉलिड की बात करते हैं, सर हम सॉलिड की बात करते हैं, कोई काम जो सॉलिड के द्वारा किया जा रहा है वहाँ पर क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। लेकिन अगर लिक्विड की बात करते हैं डियर, किसकी बात करते हैं, लिक्विड की, तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाता है, इन आ जाता है। तो ये बात आप अभी जस्ट सेशन के स्टार्टिंग में हमने ये बात डिस्कस की थी। अब देखिए यहाँ पर साथी किसकी बात कर रहा है, फाउंटेन पेन की बात कर रहा है। देखो ये बात कर रहा है फाउंटेन पेन की। फाउंटेन पेन कैसा है, सॉलिड है, यहीं पर इंक लिख देता, इंक लिख देता तो फिर करेक्ट आंसर क्या आ जाता। तो फाउंटेन विथ है तो यहाँ पर आ जाएगा राइट विथ अ फाउंटेन पेन। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कमेंट करके इसका ज़रूर आंसर बताइएगा। मैंने कहा यहीं पर ये बात मान लो, या दूसरा क्वेश्चन लिख लें, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, अ पेंसिल,
आ पेंसिल, यह केवल पेंसिल लिखा है। ही रोट अ लेटर, पेंसिल ये लिखा हुआ है। साथ ही आंसर कमेंट करके आप जरूर आंसर इसका दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। पाकिस्तान इन्वेडेड ऑन इंडिया इन 1965। देखो एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और ये जगह जगह आपको बहुत परेशान करने वाला है, तो इसके बारे में मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ। अगर वर्ब को उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब को उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए तो बीच में प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्रपोजिशन बीच में नहीं लगाना है ना, नो प्रपोजिशन आएगा, मतलब ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कहा जाए पाकिस्तान ने क्या किया, सब्जेक्ट हो गया। इन्वेड, आक्रमण कर दिया, किस पर आक्रमण किया, इंडिया पर, तो इन्वेड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंडिया। तो ये जो ऑन है ना, ये अननेसेसरली लिख दिया गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है, ठीक। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि इन्वेडेड के साथ यहाँ ऑन क्यों हटा दिया, क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इन्वेडेड के साथ ऑन इस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं डियर, क्योंकि ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पर वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे तो हम प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। हिज एम्प्लॉयज वर कंपेल्ड टू डिस्पेंस हिज सर्विसेज, और मैंने एक बात बताई थी उसको क्या कह रहा है, हिज एम्प्लॉयज वर कंपेल्ड, उसके जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें मजबूर कर दिया उसको क्या करने के लिए, डिस्पेंस हिज सर्विसेज, कि उसको सर्विस से हटा दिया गया। डिस्पेंस विथ हिज सर्विसेज मतलब सर्विस से हटा देना। ये बात मैंने कहा था आपसे कि ये फ्रेज याद कर लीजिए, डिस्पेंस विथ सर्विसेज, ठीक है। और तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा डिस्पेंस विथ हिज सर्विसेज, ये आपका सही फ्रेज बनता है। डिस्पेंस विथ हिज सर्विसेज, किसी को उसकी सर्विस से हटा देना, ये मीनिंग बनता है। नेक्स्ट, ऑन दिवाली ही ऑर्डर फॉर अ पेयर ऑफ शूज। अब एक बात बताइए, देखिए ये एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, जब हम बात करेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू होता है डियर आस्क फॉर। तो सेम लॉजिक, सेम पॉइंट जो पीछे हमने डिस्कस किए थे। सर क्या डिस्कस किए थे वो एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ मैं आपको कि ये जो फॉर है ना, ये जो फॉर है कौन सा, ये वाला फॉर, ये इसके साथ नहीं लगेगा, ऑर्डर के साथ नहीं लगेगा। मतलब अगर आप कैसे लिख रहे हो ऑर्डर फॉर, तो ये कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑन दिवाली ही विल ऑर्डर, फॉर नहीं आएगा, ऑन दिवाली ही विल ऑर्डर अ न्यू पेयर ऑफ शूज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यू शुड एक्ट लीस्ट कंग्रेचुलेट योर फ्रेंड फॉर हिज गॉड सक्सेस इन इलेक्शन, ये लिख रहा है, बंधु एक स्टेटमेंट लिख रहा है। यू शुड एटलीस्ट, तुम्हें कम से कम क्या करना चाहिए, कंग्रेचुलेट करना चाहिए। कंग्रेचुलेट, ये दो वर्ड होपफुली पीछे डिस्कस किए थे हम लोगों ने, पीछे वाले सेशन में आपको मिल चुका है। एक बार पॉज करके वीडियो को आंसर करिए, आप सोचिए कि इसके साथ हमने कौन सा प्रपोजिशन पढ़ा था। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये पूछ लेता है आपसे। तो कंग्रेचुलेट के साथ साथ ही क्या करते हैं, कंग्रेचुलेट के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। और ना केवल कंग्रेचुलेट, दूसरा भी याद रखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट, दोनों के साथ जो सही प्रपोजिशन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ऑन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंग्रेचुलेट योर फ्रेंड ऑन हिज ग्रांड सक्सेस, यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। द अक्यूज्ड वाज बाउंड अ चैन एंड टेकन टू प्रिजन। जो अक्यूज्ड है, जो दोषी है, उसको क्या कर दिया गया, चैन से बांध दिया गया है ना, और उसको क्या ले जाया गया, प्रिजन ले जाया गया, जेल ले जाया गया, ये कहना चाह रहा है। तो द अक्यूज्ड वाज बाउंड विथ अ चैन, विथ अ चैन, चैन से बांध दिया गया, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अक्यूज्ड वाज बाउंड विथ अ चैन। माई फादर हैज अश्योर्ड मी टू प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ अगर आगे आप थिंग की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट समबडी विथ समथिंग, ये आपका सही आंसर होता है। प्रेजेंट समबडी विथ समथिंग, ये आपका सही फ्रेज बनता है। तो मतलब क्या है, प्रेजेंट के बाद समबडी होगा, फिर विथ, फिर समथिंग। प्रेजेंट मी विथ आ स्कूटर, विथ आ न्यू स्कूटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रेजेंट है, फर्निश है, ठीक है, इस तरीके के वर्ड हम यूज करते हैं। सप्लाइड है ना, तो इस तरीके के वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट समबडी विथ समथिंग। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो क्या कह रहा है, कह रहा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ये करेक्ट आंसर होगा, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट कास्ट एंड क्रीड।
कास्ट और क्रीड के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वर्ड सीधा सीधा लिख लीजिएगा डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट के साथ जो सही प्रपोजिशन लगाते हैं वो लियर कौन सा लगाते हैं, अगेंस्ट। अगेंस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। अ समन्स वाज सर्व हिम लास्ट वीक। अब मैंने देखिए करेक्ट आंसर बोला है बिल्कुल। समन्स मतलब आप जानते हो, समन्स का मतलब होता है कोर्ट आदि के द्वारा जो बुलावा होता है उसको सम्मन बोलते हैं। तो अ समन्स वाज सर्व, सर्व के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम, तो ये जो टू है ये अननेसेसरली यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी सिंपल सा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब के बाद उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए तो फिर हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ये जगह जगह यूज होगा। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। क्या है, कह रहा है ए द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यू शुड डिस्पेंस विथ जस्टिस। देखो डिस्पेंस के साथ अगर सर्विस की बात कर रहा होता है तो डिस्पेंस विथ सर्विसेज मतलब किसी को सर्विस से हटा देना, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं कर रहा है, ये सही लिखा है डिस्पेंस जस्टिस टू द पुअर एंड नीडी। ये बात याद रखने वाली बात है कि डिस्पेंस के बाद अगर ये सर्विसेज की बात कर रहा है डियर, तो डिस्पेंस विथ सर्विसेज किसी को सर्विस से हटा देना है ना, और अगर इसके अलावा जस्टिस दे रहा है डिस्पेंस के बाद तो फिर आप विथ का यूज नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चेक करिएगा आप अपना स्कोर कितने सही कर पा रहे हैं। कल मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, क्लियर। और प्रपोजिशन को विद इन टाइम रहते आप सारे के सारे अटेंड कर लीजिए, नहीं यू विल रिग्रेट, ठीक है, इन द लॉन्ग रन। चले बंधु लेते हैं आपसे इजाज़त। और जो बंधु अभी भी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको डायरेक्ट चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी कौन कौन से सेशन अपकमिंग है और किन पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज, जय हिंद।